हारिका ने आज बिहान को उसकी ही माँ के सामने फंसा दिया, और न सिर्फ उसे बल्कि उसकी दादी माँ को भी। वो दोनों ही हारिका की बातों को सुन ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा जो कब क्या कर जाए कोई नहीं जानता। बिहान जिसके सामने कोई बात करने से पहले भी 100 बार सोचता था, वहाँ हारिका जब से मिली थी अपनी बातों और हरकतों से हर कदम पर हैरानी करते आई थी, और अब उसकी माँ के सामने ही उसे गलत ठहरा दिया। हाँ, उसकी बात सही थी, पर जिस तरह से हारिका ने कहानी की एक अलग रूपरेखा तैयार की थी, वो हैरानी भरी थी। बिहान की माँ जब हारिका की बात सुनती हैं तो घूर कर एक नज़र अपनी सास और फिर बिहान की तरफ देखकर कहती हैं, हमने कभी तुम्हारे या तुम्हारे पापा के बिजनेस के बीच नहीं कहा। इसलिए नहीं क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि जिस बात की जानकारी नहीं उसके बारे में कुछ भी कहना हमें सही नहीं लगा था। और यही उम्मीद हमने अपने बच्चों से की है कि ये घर हमारा है और यहाँ के कुछ नियम हैं जो हमने अपने परिवार के भले के लिए बनाया है, और हमेशा यही चाहते हैं कि सब वो बात समझें। पर लगता है कुछ लोगों ने सोच रखा है कि कुछ भी हो जाए पर हमारी बात नहीं सुननी। अगर ऐसा है तो तुम हमें बता सकते हो, आइंदा हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात सुन लो बिहान, शादी तुमने जैसे भी की है, पर हारिका तुम्हारी वाइफ होने के साथ साथ इस घर की बहू भी है, और हम हमेशा यही चाहते हैं कि जब तक तुम दोनों का साथ है तब तक हारिका की मांग और गला कभी सूना नहीं दिखना चाहिए। हमारा मतलब सिंदूर और मंगल सूत्र से है। आज का ठीक है, पर कल हमने घर में महाकाल का अभिषेक पूजा रखा है, हर साल की तरह। और हर बार हम और तुम्हारे पापा बैठते थे इस पूजा में, क्योंकि कोई और जोड़ा नहीं था। पर अब जबकि तुमने शादी कर ली है और तुम्हारी पत्नी भी यही है, तो कल की पूजा में तुम दोनों साथ बैठोगे, वो भी एक जोड़े होने के नाते पूरे विधि विधान से। और उस वक्त ही हम चाहते हैं कि तुम हारिका की मांग भी भरो और गले में मंगल सूत्र भी पहनाओ। और ये हमारा आखिरी फैसला है। कल हमें किसी तरह का विघन नहीं चाहिए। और फिर हारिका की तरफ देख, अपने पति की बातें माननी अच्छी बात है, पर जब बात गलत लगे तो उस बात को ना मानने में ही समझदारी है। आज तुम्हारी पहली रसोई थी जो तुम्हारे लेट उठने की वजह से अधूरी रह गई, इसलिए कल की पूजा का भोग तुम बनाओगी, और उस भोग बनाने के साथ ही तुम्हारी पहली रसोई भी। अब बैठो और नाश्ता करो। ये कह वो सबकी तरफ एक नज़र देखती हैं तो सब अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। हारिका को बिहान की माँ का बिहेवियर थोड़ा सख्त पर अपने परिवार के भले का सोच रखने वाला ही लगा, जो हर एक माँ को होती है। और कहीं ना कहीं बिहान को सुनाना हारिका को बहुत पसंद भी आया, लेकिन उसे यह समझ आ रहा था कि इस घर में जितने लोग उतनी उनकी अलग सोच पर। बिहान की माँ ने उनकी इस तरह से अचानक वाली शादी के बारे में बिहान से कुछ भी नहीं कहा, ना कुछ वजह पूछी। ये बात हारिका को काफ़ी हैरान करने वाली थी। एक माँ होने के नाते उनका ये सवाल करना नॉर्मल था, जो उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब क्या इस शादी के बारे में वो पहले से सब जानती थी? इस तरह के अनेकों सवाल इस वक्त हारिका के दिमाग में थे, पर जवाब एक भी नहीं था। विहान अब नाश्ता कर अपने कमरे की तरफ जाता है और हारिका अपने। विहान ऑफिस के लिए तैयार होकर जाने को होता है, और कुछ सोच वो हारिका के कमरे की तरफ चला जाता है, जहाँ उसे कमरे में कोई नज़र नहीं आता। तभी उसका ध्यान बाहर बालकनी की तरफ जाता है, तो विहान के कदम भी उस ओर बढ़ जाते हैं। बालकनी के दरवाजे के पास पहुंच उसकी नज़र बालकनी की रेलिंग से टिक कर खड़ी हारिका पर जाती है। उसने जहाँ सुबह अपने गीले बालों को खुला छोड़ रखा था, अब उसे एक ढीले जूड़े में बांध रखा था, जिसकी दो लटें उसके गालों पर झूल रही थी। आंखें सामने की तरफ, पर उसमें कोई गहरी सोच। बयान कुछ सेकंड हारिका को इस रूप में देखते रह जाता है, मानो उस पल में खुद को भूल बैठा। सिंपल में भी खूबसूरत, ये बिहान के शब्द थे जो उसने बहुत धीरे से कहे थे। और फिर बालकनी में आते हुए कहता है, तुम हर बात का जवाब ऐसे देती हो जैसे पहले ही सब सोच के रखा हो। क्या कुछ ऐसा है जो अपनी बातों में जाहिर कर रही हो या छुपा रही हो? आरिका बिहान की बात सुन उसकी ओर देखती है, होठों पर हल्की मुस्कान के साथ। मिस्टर राजावत, अगर हर बात शुरुआत में ही बता दिए जाए तो सफ़र का मज़ा कहाँ रह जाता है? और जब सफ़र में मज़ा हो तो सज़ा देने का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। शायद आपको ये बात नहीं पता,
हारिका की बात सुन बिहान थोड़े सख्त लहजे के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ना यहाँ कोई सफर है ना खेल। झूठा ही सही, पर रिश्ता है ये। हारिका भी उसी अंदाज में जवाब देती है, खेल वो होता है जिसमें किसी रिश्ते में जीतने की चाह हो। और आप भूल रहे हैं हमारी शादी का सच, जो सिर्फ 6 महीनों का है। और उस 6 महीने में एक दिन कम हो चुका है। और जब रिश्ता ही झूठा, तो उसे निभाने की कसौटी कैसे सच्ची हो सकती है? मिस्टर राजावत, लगता है उम्र का असर होने लगा है आप पर, इसलिए बातों को कुछ नहीं कुछ ज़्यादा ही भूलने लगे हैं। ऐसे में अपना इतना बड़ा बिजनेस संभाल कैसे लेते हो आप? आरिका की बातों में जो तंज था वो बिहान भी समझ रहा था। बिहान एक पल के लिए खामोश हो गया और आरिका की आंखों में उसे गुस्सा और उसके साथ बहुत से अनकहे भाव नजर आ रहे थे। पर क्या ये जानना जरूरी होता जा रहा था बिहान के लिए? बिहान अपने मन में कहता है, ये लड़की जितनी साधारण दिखती है उतनी है नहीं। इसकी बातों और इसमें कुछ तो है जो काफी अलग है और दूसरों से अलग बनाता है। ये जो सामने नजर आ रही है उससे बहुत अलग ये असल में है। और ये बात मैं जानकर ही रहूंगा कि लड़की साधारण नहीं, कुछ तो इसमें बात है। ये शब्द थे बिहान के। फिर वो उससे और कुछ ना कह आरिका के कमरे से चला जाता है। और उसके जाने के साथ ही आरिका एक बार फिर बाहर खुले आसमान की तरफ देखने लगती है। अब तक जहां आरिका की आंखों में कुछ अलग था, वहां अब नमी थी। वो वैसे ही आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, कहाँ हो आप? आपके बिना आपकी आरिका अकेली भी है और कमजोर भी। आप ही तो मेरी हिम्मत हो ना। फिर कैसे रहूं आपके बिना? कहाँ हो आप? प्लीज वापस आ जाओ ना। फिर हम तीनों इस शहर और इस शहर के लोगों से बहुत दूर चले जाएंगे और पहले की तरह खुश रहेंगे। मैं आपको ढूंढ कर रहूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आरिका अपनी बात कह अपनी आंखों में आई नमी को साफ कर कमरे में आती है और अपने बैग में से एक तस्वीर निकाल उसे देखते हुए कहती है, बहुत जल्द हम तीनों फिर साथ होंगे। पहले की तरह शाम का वक्त। शाम को मीरा हारिका के कमरे में आती है और जबरदस्ती उसे अपने कमरे में लेकर जाते हुए कहती है, चलिए भाभी मेरे साथ। कल घर में पूजा है और मैं चाहती हूँ कि कल मैं आपकी पसंद के कपड़े पहनना चाहती हूँ, तो जल्दी से मेरे कपड़े पसंद करने में मदद कीजिए। ये कह मीरा आरिका को अपने कमरे के अंदर लेकर जाती है। मीरा ने अपने सारे कपड़े बिस्तर पर फैला रखे थे, जिसे देखकर आरिका हैरान रह गई। मतलब एक पूजा में पहनने के लिए कौन ही इतने कपड़े फैलाता है? उसे याद है उसके घर कभी भी कोई शुभ काम होता था तो उसके घर के 3 लोग कभी परेशान नहीं हुए, बल्कि जो सामने मिल गया पहन लिया। यहाँ तो मीरा ने अपने कमरे को कपड़ों का शोरूम ही बना रखा था। मीरा ने उससे मदद मांगी थी, इसलिए आरिका ने मुश्किल से इतने कपड़ों के ढेर में से मीरा के लिए एक सफ़ेद और लाल रंग का सूट पसंद करते हुए कहा, तुम गोरी हो और तुम्हारे गोरे रंग पर यह कलर बहुत अच्छा लगेगा। आरिका के पसंद किए कपड़े को मीरा बहुत ध्यान से देखने लगती है, तो हारिका को लगता है कि उसकी पसंद किया कपड़ा मीरा को पसंद नहीं आया। इसलिए वो मीरा से कहती है, देखो मीरा, हालांकि मुझे कपड़ों की कोई खास समझ नहीं है, क्योंकि खुद भी कभी इतना सोचकर कपड़ा नहीं पहना। बस जो सामने दिख गया वो पहन लिया। इसलिए अगर मेरी पसंद तुम्हें पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती पहनने की जरूरत नहीं है। हारिका की बात सुन मीरा खुश होकर कहती है, अरे नहीं भाभी, अरे नहीं भाभी, ये तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए ना, सामने पड़ा था और मैं इतनी देर से पसंद करने में उलझी हुई थी और आपने एक सेकंड में मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज भी लिया। आप और आपकी पसंद दोनों बेस्ट हैं। तभी तो मेरे भाई ने आपको पसंद किया, क्योंकि उनकी पसंद हजारों में नहीं लाखों में बेस्ट होती है। उसके बाद दोनों ननद भाभी आपस में बैठकर वहीं मीरा के कमरे में बातें करने लगती हैं। हालांकि आरिका कम ही बोलती थी, बस मीरा की बातों का हाँ या हूँ में जवाब दे रही थी। तभी मीरा हंसते हुए कहती है, पता है भाभी, मुझे ना आप बहुत अलग लगती हो। अलग? मीरा की बात पर हारिका कहती है, और फिर कहती है, अलग से मतलब? क्या मैं इंसान न लगकर कोई एलियन या भूत लगती हूँ? हारिका की बात सुन इस बार मीरा जोर जोर से हंसने लगती है और उसी तरह कहती है, अरे नहीं भाभी, एलियन या भूत नहीं, वो क्या इतने सुंदर होते हैं? और सच कहूँ तो मैंने दोनों में से किसी को कभी भी नहीं देखा। और ये बात कह फिर वो कहती है, मेरे अलग कहने से मतलब था आप इतने हाजिर जवाब हो कि सामने वाले का मुंह बंद करवा दो।
और ऐसा लगता है जैसे आपको पहले से ही पता होता है कि किसी बात का जवाब और आगे क्या होने वाला है। तभी तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता आपको। मुझे ना आपका यह टैलेंट बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल मस्त। आरिका हल्का मुस्कुराकर बोली, शायद इसलिए कि मैं हर बात बस सुनती नहीं, उसे महसूस भी करती हूँ। और रही हाजिर जवाब की बात, तो किसी से बदतमीजी करना गलत है, पर जहाँ आप सही और सामने वाला गलत हो, वहाँ चुप रहना दूसरों का पता नहीं, पर मेरे हिसाब से गलत है। इसलिए जो सही होता है वो कह देती हूँ, फिर सामने कोई भी क्यों ना हो। आरिका की बात सुन मीरा चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, भाभी एक बात बताइए। दादी को मैंने देखा कि बहुत गौर से आपको देख रही थी और फिर इतने अच्छे से बात की। वो क्या है ना कि आमतौर पर दादी माँ जल्दी से किसी से घुलती मिलती नहीं है। मीरा की बात सुन आरिका का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। फिर भी उसने झूठी मुस्कान की चादर ओढ़कर मीरा से कहा, शायद उन्होंने मुझ में कोई ऐसी बात देखी हो जो औरों में ना देखी हो। अब आखिर उनके पोते की वाइफ हूँ और इस घर की बहू, और मैंने सुना है कि अपनी बहू से ज्यादा प्यारी दादी सास को अपने पोते की बहू प्यारी होती है। शायद यह बात हो, या शायद मुझ में उन्होंने अपनी परछाई देख ली हो। मीरा को आरिका की कही उस आखिरी लाइन की, शायद उन्होंने मुझ में अपनी परछाई देख ली हो, ये लाइन मीरा को समझ नहीं आई कि इसका मतलब क्या था। वो बस आरिका की तरफ देख रही थी और आरिका की नजरें मीरा की मासूम आंखों में आए सवाल को। आरिका इतना तो समझ रही थी कि उसके सामने बैठी ये लड़की मीरा की नजरें मासूम है पर सवालों से भरी है। इसलिए वो हंसकर कहती है, कुछ नहीं, बस जितना समझ आया उतना काफी है, और जो नहीं उसे इग्नोर किया जाता है। रात का वक्त, आरिका का कमरा। आरिका आज भी अपने कल वाले कमरे में थी। वो बिहान के कमरे में नहीं गई थी और ना फिलहाल जाना चाहती थी। रात को आरिका अपने बिस्तर पर बैठी उसी तस्वीर को देख रही थी और प्यार से उस तस्वीर को छू रही थी, मानो तस्वीर को न छूकर उस तस्वीर में मौजूद लोगों को छूकर तसल्ली दे रही थी, खुद को और अपने दिल को, कि दूर है फिर भी पास है। आरिका फिर उस तस्वीर को देखते हुए कहती है, इस घर में सब लोगों की सोच अलग है। ऐसा लगता है सबके दिलों में कुछ बात है, कुछ राज है, और मिस्टर राजावत की बातों और उनकी दादी माँ की आंखों में अनकहे राज। मुझे मिस्टर राजावत के सवाल तोड़ते नहीं हिम्मत देते हैं कि मुझे किसी के सवालों से रुकना नहीं है, बल्कि जिस वजह से यहाँ आई हूँ और इस बंधन में बंधी हूँ, जल्द से जल्द वो वजह ढूंढनी है। जिस वजह से आप मेरे साथ नहीं हो, पर कहाँ हो ये पता लगाना है, जिसके लिए जरूरी था इस घर में आना। और जब अब आ गई हूँ तो वो दिन दूर नहीं जब आप दोनों ना बस मेरे पास होंगे बल्कि साथ होंगे, पहले की तरह। मुझे अपना सच छुपा कर रखना होगा सबकी नज़रों से। आरिका अपने कमरे में थी जब उसे बाहर से कुछ आवाज़ आई। उसे मीरा ने आज बातों बातों में बताया था कि वो इस फ्लोर पर कुल मिलाकर 3 कमरे हैं और पूरी तरह से कवर। उसके भाई ने ये अपने हिसाब से बनवाया था अपने लिए, और बाकी सबके कमरे या तो ग्राउंड फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर थे। मतलब साफ था कि यहाँ बिहान की मर्जी के बिना किसी का भी आना जाना मना था। आरिका को जो आवाज़ आई वो खुद से बोली, इतनी रात में एक ऐसी आवाज़, और ये जानने के लिए वो कमरे के पास गई और कमरे का गेट खोलकर अंदर से बाहर की ओर झांका, और एकदम से उसे लगा कि जैसे कोई परछाई थी, पर अब गायब थी। कोई भी नहीं था वहाँ। आरिका कुछ मिनट वहीं खड़ी रही, पर कोई नजर नहीं आया, तो आरिका कमरे का गेट बंद कर फिर से अपने बिस्तर की तरफ चली गई। आरिका को गेट को बंद करने के साथ ही एक साड़ी पहने औरत जो साइड के पिलर के पीछे छुपी थी, दरवाजा खुलने की आवाज को सुनकर वो दरवाजा बंद होने की आवाज सुन पिलर के पीछे से बाहर आई और जल्दी से सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ चली गई। उस औरत ने इस वक्त अपने सीने पर हाथ रख गहरी सांस ले रही थी, मानो किसी से छुपते हुए आई थी। इधर आरिका इस वक्त वो इसी सोच में थी कि उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ जैसे किसी की परछाई दिखी थी, पर था कोई नहीं। आरिका को ये घर और इस घर के लोग काफी मिस्टीरियस लग रहे थे, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। आरिका एक बार फिर बिस्तर पर रखे तकिए के नीचे से एक फोटो फ्रेम निकालती है। ये वही फोटो फ्रेम था जिसका जिक्र कहानी में पहले भाग में ही किया गया था। 2 लड़की और उनके बीच एक 12 साल का बच्चा, और तीनों के चेहरे पर चमक और होठों पर सच्ची वाली मुस्कान थी। उस तस्वीर में एक लड़की खुद आरिका ही थी और बहुत प्यार से उस तस्वीर को अपने हाथों से छूने लगी।
जैसे कुछ एहसास ले रही थी, मानो जैसे उस फोटो में मौजूद लोगों को अपने हाथों से छूकर महसूस कर रही थी। आरिका ने धीरे से कहा, कहाँ हैं आप आबिका दी? कहाँ हैं आप? आपकी आरिका आपके बिना अकेली है और अधूरी भी। बात आप जानती है ना कि नहीं है आपकी आरिका इतनी समझदार जितना लोग समझते हैं। आप सब जानती हैं, फिर क्यों हो मुझसे इतना दूर? नहीं रह सकते मैं और अरब? उस तस्वीर में जो लड़का था उसका नाम? मैं और आरब नहीं रह सकते आपके बिना। हम तो आपकी परछाई थे ना। तो अपनी परछाई से भला कोई इतना दूर रह सकता है? कितना ढूंढा आपको, पर आपका कुछ पता नहीं चल पा रहा। उस दिन आरब तो मिला, पर आप नहीं। आप तो बिहान के साथ थे, तो फिर कहाँ चले गए आप? सब कहते हैं आपको जंगल में कोई जानवर खा गया या मार दिया गया, पर मेरा मन नहीं मानता इस बात को। मेरा दिल कहता है कि मेरी अबिका दी जिंदा है और बिल्कुल ठीक है, और जल्दी मैं आपको ढूंढ कर रहूंगी, क्योंकि आपके बिना आपकी आरिका का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अबिका है तो आरिका है, वरना आरिका कुछ नहीं है। आई लव यू दी। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ दी। आरब भी उस दिन से कोमा में है। कोई नहीं है मेरे पास ऐसा जिससे अपने दिल की बात कह सकूं और कोई मुझे समझे। आप ही दोनों तो थे मेरे पास, मेरा परिवार, मेरी दुनिया, और आप दोनों ही दूर हो। आपका कुछ पता नहीं चल पा रहा कि उस दिन आपके साथ क्या हुआ, और आरब होकर भी नहीं है पास। उसे होश आए तो कुछ पता चले, पर वो तो उस दिन से अस्पताल के बिस्तर पर ही बेजान पड़ा है दी। हमारे हर वक्त हंसते खेलते भाई को उस हालत में देखकर मुझ पर क्या बीती है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगी शायद। मुझे आप दोनों की ज़रूरत है दी। आपकी तलाश में मैंने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है दी। जानती हूँ, जब आप मिलोगे और आपको पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे आप, पर मैं आपको मना लूँगी। आपको बताऊँगी कि मिस्टर राजावत से शादी करना मेरी मंजूरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी, और ये मजबूरी सिर्फ 6 महीने के लिए है। उसके बाद ना कोई मजबूरी और ना ये शादी और ना कोई बंधन। बस मुझे जल्द से जल्द सब पता करना होगा। सबूत की तलाश करनी होगी जो मुझे विश्वास है इसी घर से मिलेगा। मिस्टर राजावत का क्या राज है? कैसे जानते थे आप उनके बारे में? और आपकी अलमारी से मिली वो कॉन्फिडेंट फाइल के पीछे का राज, जिस पर नाम लिखा था बिहान सिंह राजावत। मैं सब पता करके रहूंगी, सब कुछ। और कसम है, अगर आपके गुम होने के पीछे इस परिवार में से किसी का भी हाथ है, तो उसे सजा मैं खुद अपने हाथों से दूंगी, फिर सामने कोई भी क्यों ना हो। लेकिन अगर मैं गलत हूँ, तो फिर सच क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस जो सबूत मिल रहा है उसके हिसाब से मैं सोच रही हूँ, पर किसी बेकसूर को कभी भी कोई सजा नहीं दूंगी मैं। कल मैं आरब से मिलने जा रही हूँ। अगर उसे होश आ गया और मुझसे सवाल किया कि कहाँ है उसकी अबिका दी, तो मैं क्या कहूँगी उसे? आ जाओ ना दी जल्दी से वापस। आप दोनों एक बार मेरे पास आ जाओ। इतना कसकर गले लगाऊंगी कि चाह कर भी फिर आप दोनों अपनी आरिका से दूर होना तो दूर सोच भी नहीं पाओगे। मैं सच में बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी आरब को। आपको ये बात पसंद नहीं थी ना कि मैं आरब को छेड़ती रहती थी? तो अब आप आ जाओ, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। कसम से दी, आपकी कसम। आप जानते हो ना, आरिका की दुनिया पलट जाए, पर आपकी कसम कभी झूठी नहीं होने देगी आपकी आरिका। आ जाओ बस एक बार, फिर हम पहले की तरह हमेशा एक साथ और खुश रहेंगे, जैसे पहले थे। ये सब आरिका उस तस्वीर को देखकर बात कर रही थी, और उसकी आंखों में नमी और बातों में लड़खड़ाहट बता रही थी कि फोटो में दिख रहे वो दोनों लड़का और लड़की, उसकी दी और उसका भाई, उसके लिए कितने जरूरी है, और कितना प्यार करती है आरिका उन दोनों लोगों से। शायद प्यार शब्द कम पड़ जाए। वो दोनों उसकी जिंदगी थे, जो अभी उससे दूर थे। आरिका उसी तरह बिस्तर पर अपने हाथों में वो फोटो फ्रेम लेकर बातें करते करते न जाने कौन से पहर सो गई, पर उसकी आंखों की वो नमी उसकी आंखों से होकर गालों पर बह चुकी थी, जिसका साफ मतलब था कि आरिका कितनी बेताबी से अपने भाई और बहन का इंतजार कर रही है। इधर दूसरी तरफ बिहान भी अपने कमरे में था और बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट की कस भर रहा था। तभी वहां एक लड़की आती है, खूबसूरती में कोई कमी नहीं, और अपने हाथ से बिहान के होठों से वो सिगरेट निकाल नीचे फेंकते हुए कहती है, ये सब क्या है बिहान? आपने प्रॉमिस किया था मुझसे कि सिगरेट को अपने होठों से दूर हाथों से भी नहीं लेंगे, और आप यहाँ? ये कहकर वो लड़की नाराजगी दिखाते हुए कहती है, यही आपका प्रॉमिस ना?
या आप भी औरों की तरह यही सोचते हैं कि प्रॉमिस होते ही तोड़ने के लिए? ठीक है, नहीं माननी ना मेरी कोई बात। मुझसे ज़्यादा यह सिगरेट आपकी अपनी है, तभी तो आप इससे दूर नहीं रह सकते। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं आपसे दूर, इतना कि आप मुझे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तब ये सिगरेट ही आपके साथ रहेगी, पर मैं नहीं। और यह कि वो जाने लगती है। उस लड़की की बात सुनकर ध्यान एकदम से उसकी तरफ बढ़ता है उसका हाथ थामने के लिए, पर चाह कर भी हाथ नहीं पकड़ सका। और फिर अचानक ही वो लड़की वहां से ऐसे गायब हुई जैसे थी ही नहीं। और ये सच भी था। हकीकत में वहां कोई भी नहीं था सिवाय बयान और उसकी खामोशी, अकेलापन और कुछ धुंधली सी यादें। और उन यादों का ही एक बीता हुआ पल बयान ने खुली आंखों से एक सपने की तरह देखा, जो असल में उसकी खुली आंखों से देखा सपना था। और उसे ही बयान कुछ पलों के लिए सच मान बैठा। अपने खाली हाथ को देखकर बयान उसके चेहरे पर नॉर्मली शांत भाव ही रहते थे। उनमें कुछ अलग था। वो अपने खाली हाथ की तरफ देखकर उसे एकदम से गुस्सा आता है और वहीं बालकनी की रेलिंग पर अपना बाईं हाथ जोर से मारता है। इसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि साफ पता चल रहा था कि बयान को कितनी जोर से चोट आई होगी। पर उस चोट के लगने के बाद भी बिहान की आंखों में दर्द नहीं, गुस्सा था। बिहान गुस्से में कहता है, एक मौका भी नहीं दिया तुमने मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का। माना गलतियां हुई हैं मुझसे, पर इसका मतलब ये तो नहीं था कि उन गलतियों के लिए तुम मेरा हाथ और मेरा साथ दोनों छोड़कर चली जाओ। तुम तो हमेशा कहती थी ना कि मेरा साथ तुम्हें अच्छा लगता है और तुम हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहोगी। फिर क्यों? क्यों डैमिट, क्यों चली गई? और ऐसी कौन सी जगह जहाँ से बिहान सिंह राजावत भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाया? तुम खुद मुझसे छुप रही हो या कोई है जिसने तुम्हें मुझसे दूर करने की सोचा है? जिस दिन पता चला उस दिन आग लगा दूंगा इस दुनिया को। समझी तुम? तुम्हें तो मैं ढूंढ कर रहूंगा, पर तुम्हें मुझसे दूर करने के पीछे जिस इंसान का हाथ है ना, उसे मैं इसी धरती पर नरक के दर्शन करवाऊंगा। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बस देखना है कल मुंह खुलता है उसका और अपनी गलतियों को मानता है। बिहान इस वक्त गुस्से में था और जो कुछ मुंह पर आ रहा था वो बोल रहा था। अगले दिन बिहान की आंख खुलती है तो उसके सामने खुला आसमान आया, क्योंकि रात वो वहीं बालकनी में ही बैठ गया था और कब आंख भी लग गई थी। इस वक्त अपनी नींद से भरी अलसाई आंखों और ऊपर से उसके वो नेचुरल गोल्डन ब्लैक बाल जो उसके फोrehead पर आ रहे थे, कहना गलत नहीं होगा कि बिहान बहुत हैंडसम था। इस वक्त कोई भी लड़की देखती तो दिल हार ही बैठती। तभी बिहान का गेट कोई नॉक करता है। बिहान कभी अंदर से गेट लॉक नहीं करता था, क्योंकि वैसे भी उसकी परमिशन के बिना कोई भी उस फ्लोर और उस कमरे में आने की परमिशन कुछ लोगों को छोड़कर और किसी को भी नहीं थी। इसलिए गेट नॉक होने पर बिहान बेपरवाही के साथ कहता है, आ जाइए। ये ऐसे शब्द थे जैसे वो जानता था कि इस वक्त कमरे के बाहर कौन है। इसलिए वो जल्दी से बालकनी से आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया, ताकि किसी को कोई शक ना हो कि वो पूरी रात बाहर बालकनी में सोया। फिर सवाल उठते जिनके जवाब देने में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, और सवाल पूछने वाले से वो झूठ भी नहीं कह सकता था। इसलिए अपने कमरे में आना ही सही समझा। तभी बिहान की माँ अंदर आती हैं और बिहान के पास आकर कहती हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, नींद कैसी आई रात को? विहान अपनी माँ की बात सुनकर मुस्कुराकर कहता है, गुड मॉर्निंग माँ। नींद का क्या है, जैसे रोज आती है वैसे ही आई है। और कल कौन सा कुछ खास दिन था जिसका लेना देना मेरी नींद से होने वाला था? विहान का जवाब सुन उसकी माँ थोड़ा हंस देती हैं और कहती हैं, कैसे कुछ अलग नहीं था? तुम्हारी शादी हुई है बेटा नई नई, और तुम बिना अपनी नई नवेली दुल्हन के अपने कमरे में अकेले हो, तो नींद आनी थोड़ी मुश्किल है। अपनी माँ की बात सुनकर बिहान कहता है, आप भूल रही हैं माँ कि ये कमरा और यहाँ की हर चीज़ मेरी है। मुझे आदत है और हमेशा से इस कमरे में अकेला ही रहता आया हूँ। तो मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए अकेले नींद नहीं आएगी। आपका यह लॉजिक काफ़ी अटपटा है। बिहान की माँ कहती हैं, लॉजिक अटपटा नहीं है बल्कि सही है। और बिहान, हर चीज़ हर बात को किसी लॉजिक से जोड़ना बंद करो। जो तुम्हें सही लग रहा है जरूरी नहीं वो सच में सही हो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यह हम पर डिपेंड करता है कि हम किस पहलू पर विश्वास करते हैं या दोनों तरफ के पहलू को समझते हैं फिर फैसला करते हैं। ये कभी भी मत भूलना कि हमारा एक गलत फैसला किसी निर्दोष की जिंदगी खराब कर सकता है।
किसी का गुस्सा ठीक है, पर किसी के दिल से निकली हाय कभी खाली नहीं जाती। वो आपको बर्बाद करने की हिम्मत रखती है। विहान अपनी माँ की बातों को सुनकर कहता है, तो आपको लगता है कि मैंने सिक्के के एक पहलू को देखा और फैसला किया? नहीं माँ, मैंने पहले हर तरह से समझा और तब कोई फैसला किया है। और अब टाइम है गुनहगार को सजा देने का। हर मासूम चेहरे के पीछे मासूमियत नहीं होती, यह आपसे बेहतर कौन जानता है। विहान की आखिरी की लाइन सुनकर उसकी माँ की आंखों में नमी आ गई और फिर वो उन नमी को साफ करते हुए बोली, और किसी मासूम की मासूमियत जब छीनी जाती है तो कैसा दर्द होता है, यह भी मैं बेहतर समझती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर विहान उनकी ओर देखने लगता है और एकदम से उनको अपने गले लगाकर कहता है, आई प्रॉमिस माँ कि आपका यह बेटा कभी किसी निर्दोष की मासूमियत नहीं छीनेगा। यह वादा है मेरा। आज घर में महादेव का अभिषेक था। बिहान के घर पर घर में पूजा की तैयारियां चल रही थीं। बिहान की माँ ने इस पूजा में कुछ खास अपने जानने वालों को भी बुलाया था, ताकि पूजा के साथ घर आई नई बहू की मुंह दिखाई भी हो जाए। जानती थी जिस तरह से शादी हुई है तो लोग सवाल भी जरूर करेंगे, पर फिर भी वो चाहती थी कि आरिका को उनकी बहू के रूप में लोग जाने। उन्होंने आज जो आरिका के लिए कपड़े भिजवाए थे पूजा के लिए, आरिका ने वही कपड़े पहने थे और उन कपड़ों को पहनने में उसे कितनी प्रॉब्लम आई थी ये वही जानती थी। पर मीरा ने उसकी प्रॉब्लम में उसकी मदद कर उसे अच्छे से तैयार किया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बता रखा था कि आज पूजा के साथ आरिका की मुंह दिखाई भी होगी और वो चाहती थी कि उनकी बहू सबसे सुंदर लगे। उन्होंने अपने हिसाब से तो आरिका के लिए काफ़ी सोच समझकर कपड़े पसंद किए थे कि ज़्यादा परेशानी ना हो। पर आरिका, जिसने कभी साड़ी नहीं पहनी थी, आज साड़ी पहनने की वजह से काफ़ी परेशान हो रही थी। मीरा ने आरिका को बहुत अच्छे से तैयार किया था। वो बहुत खूबसूरत तो पहले से थी, पर थोड़ा मेकअप करने से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। मीरा अब आरिका का हाथ थाम बहुत आहिस्ता से उसकी सीढ़ियाँ उतरने में मदद करती है, क्योंकि वो आरिका के चेहरे पर साड़ी की वजह से आई परेशानी को देख चुकी थी और समझ रही थी। इसलिए उसने एक हाथ से आरिका की साड़ी को नीचे से थोड़ा पकड़ सीढ़ियाँ उतरने में उसकी मदद की। विहान की माँ ने जब आरिका और मीरा को आते देखा तो सौर गई, और जैसा कि मीरा ने आरिका को तैयार तो बहुत अच्छे से किया था, पर उसके सर पर घूंघट नहीं रखा था, थोड़ा सा भी। और ये देख वो आगे बढ़ आरिका की नाक तक घूंघट करते हुए धीरे से कहती हैं, हम जानते हैं तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा, पर आज हमारे कुछ जानने वाले भी आए हैं यहाँ, और हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह वो बातें बनाए। और यह भी इसलिए क्योंकि आज हमने तुम्हारी मुंह दिखाई करने का भी सोचा है, तो उसके बाद ही ये घूंघट हटेगा। पर तुम परेशान मत होना, मीरा है तुम्हारे साथ। ये कि वो साइड से निकल जाती हैं। वहीं दादी जी ने भी आज एक लाल और काले रंग की साड़ी पहनी थी, जो उन पर काफ़ी अच्छी लग रही थी। उनकी नज़रें पूरे वक्त सिर्फ आरिका पर ही टिकी थी। इधर विहान भी तैयार होकर पूजा के लिए पहले ही बैठा हुआ था, और फिर मीरा आरिका को भी उसकी बगल में बैठाते हुए विहान से कहती हैं, ये लीजिए भाई आपकी जिम्मेदारी, अब आप संभालें। ये कह वो हंसते हुए वहीं थोड़ा बगल में बैठ जाती है। पंडित जी पूजा शुरू करने के लिए होते हैं कि बिहान की माँ वहाँ आते हुए कहती हैं, एक मिनट पंडित जी। उनकी आवाज़ सुन सब उनकी ओर देखते हैं, तो वो सबकी ओर देखते हुए कहती हैं, माफ़ी चाहते हैं ऐसे बीच में कुछ कहने के लिए। फिर अपने हाथ में पकड़ी थाल वहीं रखते हुए कहती हैं, हम चाहते हैं कि महादेव की पूजा से पहले आप हमारे बेटे के हाथों हमारी बहू के सिंदूर और मंगलसूत्र की विधि करवाएं। फिर बिहान की ओर देख, वो क्या है ना, आजकल के बच्चे सिंदूर और मंगलसूत्र की अहमियत को कम समझते हैं, इसलिए कोर्ट मैरिज पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। पर हमारे लिए हमारी संस्कृति अनमोल है, तो इसलिए चाहते हैं कि आज हमारी बहू पूरे हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे बेटे के साथ इस पूजा में शामिल हो, ताकि महादेव का आशीर्वाद उन दोनों को मिले। आरिका और बियान अपनी माँ की बात सुन उस थाल की तरफ देखते हैं, जिसमें सिंदूर और एक बहुत ही खूबसूरत सा मंगलसूत्र रखा था। मंगलसूत्र पर भी बहुत ही खूबसूरती से सजा बी और ए नाम का मंगलसूत्र था। पंडित जी भी बिहान की माँ की बात सुनकर कहते हैं, बहुत अच्छी सोच है आपकी, तो पहले हम यही शुभ काम करते हैं। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद बिहान से कहते हैं, बिहान बेटा, आप इस चांदी के सिक्के से अपनी पत्नी की मांग भरें। पंडित जी के ये कहने के साथ ही
बिहान और आरिका एक पल को मानो थम से गए। उन्होंने इस शादी में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था और बिहान ने जानबूझकर ही मंदिर में हुई अपनी और आरिका की शादी के बीच से ये रस्म हटा दी थी, क्योंकि वो खुद ऐसा कुछ नहीं चाहता था। पर उसकी माँ ने आज जो वो नहीं चाहा था उसे ही कर दिया था और वो चाहकर अपनी माँ को मना नहीं कर पा रहा था। वहीं आरिका के मन में भी ऐसी कुछ सोच थी। वो बेशक नई ख्यालातों की लड़की क्यों ना हो, पर अपनी संस्कृति, सिंदूर और मंगलसूत्र की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से समझती थी। पर आज इतनी बेबस थी कि कुछ भी नहीं कह पा रही थी। पंडित जी ने दोबारा कहा, आरिका की मांग भरने के लिए। तब बिहान की माँ कहती हैं, बिहान जल्दी करो, इसके बाद पूजा भी शुरू करनी है। अपनी माँ की आवाज़ सुन बिहान अपने हाथों में वो चांदी का सिक्का लेता है और उसमें सिंदूर भरता है। तभी मीरा अपनी जगह से उठ आरिका का घूंघट थोड़ा उठाती है और बिहान एक पल के लिए उसके चेहरे की तरफ ही देखता रह जाता है। बंद आंखें, चेहरे पर मासूमियत और खूबसूरती ऐसी कि कोई भी कायल हो जाए। बिहान जल्दी से अपनी सोच से बाहर आता है और आरिका की मांग में वो सिंदूर भर देता है। किसी भी लड़की के लिए पल बहुत खास होता है और आरिका उसके लिए इस वक्त ये सिंदूर खास कम और झूठी बेड़ियां ज्यादा लग रहा था। हारिका की बंद आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गालों पर आ जाती है और तब तक मीरा ने हारिका का घूंघट नीचे कर दिया था। बावजूद इसके बिहान की तेज नजरों से हारिका के आंसू छुप नहीं पाए। फिर वो एक गहरी सांस भरता है और मंगलसूत्र लेकर हारिका के गले में पहनाने लगता है, जिस वजह से उसकी ठंडी उंगलियां हारिका के गले को छू जाती हैं। और ये एक वो पल था जब दोनों को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसे दोनों ने इग्नोर कर दिया। और अब पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। मंत्रों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी और बिहान के हाथों महादेव का अभिषेक हो रहा था और आरिका ने बिहान का हाथ थाम रखा था। ऐसा करने को पंडित जी ने कहा था ताकि दोनों नवजोड़े को भगवान का आशीर्वाद मिले। इस पूजा के पूरे टाइम आरिका का एक हाथ अभी अभी अपने गले में पहने अपने मंगलसूत्र पर था। दिल और दिमाग में अलग सी बेचैनी, एक जंग छिड़ी थी। ये कि अपने मकसद के लिए उसने सिंदूर, मंगलसूत्र और शादी जैसे पवित्र बंधन का मजाक बना दिया था। घर में मंतोर चानन की आवाज से मानो पूरे घर में एक अलग सी ऊर्जा पनप रही थी। लेकिन आरिका के दिल की बेचैनी अब भी बरकरार थी। हाथों से मंगलसूत्र पर से पकड़ बिल्कुल भी ढीली नहीं हुई थी। आंखों के सामने एक तस्वीर होकर गुजरती है। अभी का दी, एक तो मैं चाहती नहीं कि कभी मेरी शादी हो या आपकी हो। जिस पर अबिका हंसते हुए कहती है, मैं जानती हूँ, ताकि हम हमेशा साथ रहें। जिस पर आरिका कहती है, सही जवाब, और कभी हो भी तो एक ही घर में हो, ताकि साथ रहें। जिस पर अबिका मजाक में कहती है, शुक्र है ये कहा कि एक ही घर में हो हमारी शादी, ये नहीं कहा कि एक ही लड़के से हो, क्योंकि हमेशा से तुझे मेरी ही चीजें पसंद आती हैं। क्या पता मेरा दूल्हा भी पसंद आ गया तो। अबिका ने यह बात मजाक में कही थी, पर आरिका गुस्सा होकर कहती है, दी, चीजों और इंसान में फर्क होता है और मेरी लाइफ में ऐसी किसी चीज का इंसान के लिए प्यार नहीं जिस पर आपका हक हो। आपकी पसंद आपकी ही रहेगी और मेरी पसंद आप। और हमारी शादी अगर हुई तो हर रस्म में हम साथ होंगे एक दूसरे के, उसकी परछाई बनकर। प्रॉमिस। अबिका भी आरिका की बात सुनकर कहती है, पक्का वाला प्रॉमिस, हम हमेशा साथ रहेंगे। ये सब बातें सोचते हुए आरिका अपने मन में कहती है, झूठी सही, पर दी, आज मेरी शादी हो रही है पर आप साथ नहीं हो। नहीं हो आप साथ। आपने प्रॉमिस किया था साथ रहने का। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी इन्हीं सोच में पूजा पूरी होने को थी। कुछ घंटों के बाद पूजा समाप्त हुई तो पंडित जी ने कहा कि महादेव का अभिषेक बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है और अब सब लोग उठकर महादेव की आरती करेंगे, इसलिए अपनी जगह से उठ जाइए। हारिका उठने को हुई। इतनी देर से बैठे रहने की वजह से उसके पैर में अकड़न आ गई, जिस वजह से उठने को हुई ही थी कि उसके कदम लड़खड़ा गए। मीरा आगे आकर संभालने को हुई ही थी कि उससे पहले बिहान, जो हारिका की बगल में ही खड़ा था, हारिका का बैलेंस बिगड़ता देख बिना देर किए झट से अपना एक हाथ हारिका की कमर पर रखकर उसे अपनी ओर खींचता है और अचानक हुए इस झटके के कारण हारिका सीधा बिहान के सीने से जा लगती है। ये पल देखने में बहुत खूबसूरत था। सबकी नजरें उन दोनों की ओर ही थीं और बिहान को जैसे ही अपनी परिस्थिति का एहसास हुआ, उसने जितनी जल्दी हारिका को खुद की तरफ किया था,
उतनी जल्दी उसे खुद से दूर भी कर देता है। ये सब उसने इतनी जल्दी किया कि आरिका, जो अब तक कुछ समझ भी नहीं पाई थी, बिहान के इस एक्शन और चेहरा घूंघट से ढका होने के कारण वो 2 कदम लड़खड़ा गई। और तभी वहां किसी ने आरिका को गिरने से बचा लिया। उस इंसान के हाथ आरिका की नाजुक कमर पर थे, जिसे वो काफी अजीब ढंग से सहला रहा था। एक लड़की को किसी की छुअन से एहसास हो जाता है कि वो छुअन अच्छी है या गंदी, और आरिका को भी ये छुअन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे बहुत तेज गुस्सा आया, पहले तो बिहान पर, जिसने पहले उसे संभाला और फिर उसे धक्का दिया, और अब ये इंसान जो अजीब तरीके से उसे छू रहा था। आरिका को सबसे ज्यादा गुस्सा बिहान पर था कि अगर बचाना नहीं था तो बचाने का दिखावा ही क्यों किया। हारिका गुस्से से एक झटके के साथ अपनी कमर पर से वो हाथ हटा कुछ कहने को होती है कि तब तक बिहान की माँ की आवाज उसके कानों तक आती है। ये क्या हरकत थी बिहान? हारिका तुम्हारी पत्नी होने के साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, और तुम अपनी पत्नी से ऐसे भाग नहीं सकते। कुछ एहसास है कि अभी हारिका के साथ क्या हो सकता था? अगर अनिकेत नहीं संभालता तो क्या हो सकता था? अनिकेत? हारिका ने यह नाम पहले अपने मन में दोहराया। अनिकेत, यह नाम उसे कुछ सुना सुना सा लगा, पर कहाँ, ये कुछ याद नहीं था। पर ऐसा लग रहा था कि इस नाम को बहुत बार सुन चुकी थी। पर यह है कौन? और क्या रिश्ता है इस घर और परिवार वालों के साथ? और सबसे बड़ी बात, वो बिहान के सीने से भी लगी थी कुछ वक्त पहले, पर वो एहसास कहीं से भी उसे गंदा नहीं लगा। पर अनिकेत की छुअन उसे इतनी गंदी और अनकंफर्टेबल क्यों लगी? हारिका अपनी ही सोच में थी, और तभी बिहान की आवाज आई। आई एम सॉरी माँ, वो मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। ये देखिए। और ये कहकर उसने अपना हाथ दिखाया जहाँ एक बड़ा सा कीड़ा था। बिहान उस कीड़े को खुद से दूर झटक कर कहता है, ये मेरे हाथों में काट रहा था और बस इसलिए ये सब कुछ हो गया। बिहान अपनी बात बोलकर अपनी नजरें फेर पंडित जी की ओर देखकर कहता है, पंडित जी, आप आरती शुरू कीजिए, मुझे अर्जेंट काम भी है। बिहान की कई बात सुन उसकी माँ उसकी ही तरफ देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि बिहान झूठ कह रहा है। उनका बेटा इतना मजबूत था कि अब तक कितने ही जख्म अपने शरीर पर खाने के बाद भी एक उप तक नहीं किया। जिसे मौत से भी डर नहीं लगा, आज एक छोटे से कीड़े से डर गया। ऐसा बहाना कभी उनका बेटा बनाएगा, उन्होंने नहीं सोचा था। फिर आरती की आवाज कानों में पड़ते ही वो भी बयान से अपना ध्यान हटा आरती पर लगाती हैं। इधर राधिका की नजरें भी महादेव पर थीं, मन में बस एक ही प्रार्थना कि उसकी अबिका दी उसे जल्द मिल जाए और उसका भाई आरब जल्द ठीक हो जाए, और फिर वो पहले की तरह एक साथ खुश रहेंगे इस जिंदगी से बहुत दूर, अपनी एक प्यारी सी दुनिया में। वहीं अनिकेत जो कुछ दूरी पर खड़ा था, उसकी नजरें तो बार बार आरिका पर जाते हुए उसकी कमर पर जा रही थी, जो उसकी साड़ी के अंदर से हल्की हल्की झांक रही थी, और फिर अपने उस हाथों को जिससे कुछ वक्त पहले उसने छुआ था, और फिर सबकी नजरों से बचकर अपने उस हाथ को चूम अपनी आंखों को बंद कर लेता है, मानो अभी भी उसी एहसास को महसूस कर रहा था। पूजा खत्म अच्छे से पूरी हो चुकी थी और अब प्रसाद वितरण का समय था। पर बिहान की माँ ने पूजा में आए सभी मेहमानों से कहा कि वो पहले घर आई नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म करना चाहती हैं, और उसके बाद ही नई बहू के हाथों ही प्रसाद वितरण। सब मेहमानों को भी ये बात उनकी पसंद आई। बिहान को इस सब से कुछ लेना देना नहीं था और ना कोई खास इंटरेस्ट, इसलिए वो अपने ऑफिस में किसी जरूरी मीटिंग का बहाना बनाकर वहां से निकलना चाहता था। पर कहते हैं ना कि माँ को सब पता होता है, और वो अपने बच्चे के चेहरे को देख कर ही समझ जाती हैं कि वो कब सच और कब झूठ कह रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ बिहान के साथ, जब उसकी माँ ने उसका झूठ पकड़ साफ शब्दों में कहा कि आज वो ऑफिस नहीं जाएगा, और उन्होंने खुद उसके असिस्टेंट को फ़ोन करके कह दिया है कि आज ऑफिस का सारा काम वही संभालेगा, क्योंकि उसके बॉस अपनी शादी की रस्मों में बिजी रहेंगे आज पूरा दिन। अपनी माँ की बात सुन बिहान थोड़ा गुस्से के साथ उनकी तरफ देखता है, क्योंकि इस शादी की सच्चाई वो जानती थी। बावजूद इसके फिर क्यों सब जानते हुए भी वो इस झूठी शादी को सच की शादी बनाने के पीछे पड़ी है, जो संभव नहीं है। इसलिए बिहान थोड़े गुस्से में सबकी नज़रों से थोड़ा दूर अपनी माँ को ले जाकर कहता है, आप अच्छे से जानती हैं कि वो लड़की कभी भी मेरी पत्नी तो क्या, किसी भी रिश्ते में मेरे साथ नहीं बन सकती। उसके बाद भी आपने ये सिंदूर और मंगलसूत्र वाला नाटक किया। मैं चुप रहा क्योंकि बहुत से लोग आए थे और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बात बनाए। पर अब जो आप करने की कोशिश कर रही हैं, मैं नहीं मानने वाला। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरी जिंदगी में कोई और है,
और मैं उसकी जगह किसी को भी नहीं दे सकता। बिहान ने इतना ही कहा था कि उसकी माँ कहती हैं, हाँ हम जानते हैं किसी को भी उसकी जगह नहीं दे सकते, पर तुम भूल रहे हो बिहान कि तुम परसों रात हुई मंदिर में उस अधूरी शादी करके उसकी जगह किसी और को दे चुके हो, और उसी अधूरी रिश्ते को हमने आज पूरा किया है। तुम बेशक नहीं मानो, पर सच्चाई यही है, खुशी से या किसी वजह से वो तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ चुकी है, और उसका तुमसे जुड़ने का मतलब है कि तुम दोनों की ज़िंदगी ऊपर वाला पहले ही जोड़ चुका था। वरना आज आरिका की जगह यहाँ इस घर में तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे नाम के सिंदूर और मंगलसूत्र से नहीं जुड़ता। इसलिए अब तुमने जिस भी वजह से शादी की, पर यह सच नहीं बदलेगा कि अब वो मिसेज आरिका बिहान सिंह राजावत है, तुम्हारी यानी कि बिहान सिंह राजावत की पत्नी और इस घर की बड़ी बहू। उम्मीद है हमारी बातों को तुम समझ गए होगे, और एक ही बात को बार बार दोहराना हमें पसंद नहीं। शादी कोई मजाक नहीं है जो जिसका जैसा मन में आए वैसा उसका मजाक बना लिया। यह एक अटूट बंधन है बिहान, जो सिर्फ आज कल या 6 महीनों का नहीं बल्कि 7 जन्मों के लिए जुड़ जाता है। बिहान की माँ अपनी बात कहकर वहां से चली जाती हैं और फिर दांत पीसते हुए कहता है, सॉरी माँ, पर मैं आपकी यह बात नहीं मान सकता। मैंने उससे वादा किया है और दुनिया जानती है कि बिहान सिंह राजावत अपना किया वादा कभी नहीं तोड़ता। वो बेशक मेरे पास नहीं, मुझसे दूर है, पर उसे मैं ढूंढ कर रहूंगा और उसे मुझसे दूर करने वाले को ऐसी सजा दूंगा कि ना जी सकेगा और ना मर। और रही इस शादी और 7 जन्मों का बंधन, तो ये बंधन सजा है या रिश्ता 7 जन्मों का, ये जल्दी पता लग जाएगा। ये कह बिहान एक नज़र उस ओर देखता है जिधर आरिका को घेरे कुछ महिलाएं थीं और इस वक्त मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी। आरिका को देखकर बिहान अपनी मुट्ठी कस लेता है और थोड़े गुस्से के साथ कहता है, मेरे नाम के सिंदूर और मंगलसूत्र से जुड़ने की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी तुम्हें आरिका, बहुत भारी कीमत। वादा करता हूँ ये सिंदूर और मंगलसूत्र तुम्हारे पैरों की बेड़ियां न बना दी तो मेरा नाम भी बिहान सिंह राजावत नहीं। अब तुम बस देखती जाओ इस घर में एक एक दिन तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होने वाला है, और तब तुम्हें समझ आएगा कि बिहान सिंह राजावत की जिंदगी से जुड़ने का क्या नतीजा होता है। ये बंधन तुम्हारे लिए ऐसी सजा बनाकर रख दूंगा कि तुम दिल से रोओगी, पर वो आंसू किसी को दिखा नहीं पाओगी। जस्ट वेट एंड वॉच, 6 मंथ एग्रीमेंट वाली वाइफ। ये कहते हुए जहां अब तक बिहान के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था, अब होठों पर एक डेबिल मुस्कान थी, जैसे आने वाले वक्त वो आरिका के लिए बहुत मुश्किल बनाने वाला था। इधर दूसरी तरफ आरिका की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। आरिका को ना यह रस्म करने का और ना यहाँ बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो यहाँ बेमन से बैठी थी क्योंकि फिलहाल कुछ कर नहीं सकती थी। बिहान की माँ की बातें उसे अलग ही महसूस करा रही थीं, इसलिए जैसा जैसा उन्होंने कहा, ना मन होते हुए भी आरिका करती चली गई, जबकि वो खुद भी जानती थी कि शादी की सच्चाई, जो सिर्फ कुछ महीनों की थी, उसके बाद उसका इस घर से हमेशा के लिए चले जाना है। पर उससे पहले जिस वजह से यहाँ आई थी वो काम पूरा करना था। आरिका इस वक्त किसी सजी हुई गुड़िया की तरह लग रही थी, जिसका खुद पर कोई बस नहीं था। जो जैसा कह रहा था वो कर रही थी, और वहीं कुछ दूरी पर खड़ा था अनिकेत। उसकी नजरें आरिका पर ही थीं तब से, और अजीब नजरों से उसे देख रहा था। तभी कोई पीछे से अनिकेत के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, इतना भी मत देखो उसे अनिकेत, कि घर वालों की नज़रों में आ जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ तो तुम भी जानते हो कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। और इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है और कौन सा रिश्ता जुड़ने वाला है, भूलना मत। क्योंकि अगर किसी को कुछ पता चला, पता है तुम्हें भी कि बिहान तुम्हारी नज़रों को नोचने से पीछे नहीं हटेगा। अनिकेत, जो तब से उस इंसान की सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि जानता था कि ये बातें कौन कह रहा है, इसलिए शांत था। पर उस इंसान की आखिरी लाइन सुनकर अनिकेत भी पीछे पलटकर कहता है, उसकी नजरें मुझ पर पड़ेंगी उससे पहले ही वो इस दुनिया से उठ जाएगा। जैसे उसकी जिंदगी से उसे दूर किया बयान, वैसे ही सांसें भी एक दिन दूर करूंगा। और फिर आरिका की तरफ देख, गंदी हंसी के साथ कहता है, और ये बुलबुल होगी इस शिकारी के हाथ में। ये क्या, अनिकेत बेशर्मी भरी हंसी हंस देता है, और उसके सामने खड़े इंसान के होठों पर भी मुस्कान थी, जो ये बताने के लिए काफी थी कि ये दोनों बयान के दुश्मन थे, जो अपनों के रूप में इसी घर में थे। अनिकेत की नजरें आरिका के ऊपर थीं, जो कहीं से भी अच्छी तरह तो बिल्कुल भी नहीं थी। वही वो जिससे बात कर रहा था, उस इंसान की नजरें भी आरिका की तरफ ही थी, और अनिकेत की बातों को सुनकर वो भी हंसने लगा। तभी वहां दादी माँ आती हैं और अनिकेत की ओर देखकर कहती हैं, अरे अनिकेत बेटा, आप यहाँ सिर्फ अपनी बहन से ही मिलेंगे?
अरे हम सब भी यहाँ हैं और आपकी होने वाली वाइफ भी यही है। पता है कब से इंतजार कर रही थी और आप एक बार भी नहीं मिले उससे। दादी माँ की बातों को सुनकर अनिकेत कहता है, माफी चाहता हूँ दादी माँ, पर ऐसी बात नहीं है। मिलना तो आप सबसे ही है, पर इस घर में मेरी रिद्धिमा दीदी भी रहती हैं और एक भाई पहले अपनी बहन से ही मिलेगा, उसके बाद कोई और रिश्ता। अनिकेत की बात सुनकर वो दूसरा इंसान जिससे अनिकेत बात कर रहा था, वो इंसान कोई और नहीं, रिद्धिमा ही थी। अब रिद्धिमा कौन है ये आगे पता चलेगा। रिद्धिमा कहती है, बिल्कुल सही, पहले बहन फिर कोई और। तभी दादी माँ कहती हैं, पर रिद्धिमा तुम यहाँ क्यों हो? ठीक है भाई से बातें कर रही थी, पर ये मत भूलो कि घर में कितने ही मेहमान आए हैं, ऐसे में सबकी नजरें घर की बड़ी बहू पर भी होंगी। तुम बयान के बड़े भाई की पत्नी हो तो उस हिसाब से तुम्हारी जिम्मेदारी भी बड़ी हुई। और हाँ, अपनी सास यानी कि मेरी बेटी से कहो, अगर श्रृंगार हो गया हो तो आ जाए। यहाँ मेहमान नई बहू को देखने आए हैं, ना कि 55 साल की बुढ़िया को। ये कह वो चली जाती है और उनकी बातें सुनकर रिद्धिमा कहती है, एक उनकी वो बेटी जो मेरी सास बनकर जिंदगी में जहर घोल रही है, और दूसरी है बुढ़िया जिसका जब मन तब सुना देती है, फिर अपनी खुद की बेटी को लेकर ही क्यों ना हो। ये कहते हुए रिद्धिमा के चेहरे पर चिढ़न साफ नजर आ रही थी, जो देखकर अनिकेत थोड़ा हंसते हुए कहता है, वैसे जो भी कहिए, आपकी सास है तो एक अलग ही इंसान। वैसे हैं कहाँ अब तक तो यहाँ आए सभी मेहमानों को अपने मेकअप से लेकर कपड़ों तक की कीमत बताने आ जाना चाहिए था। और जो कहो, दोनों सास बहू एक जैसी हैं। वो क्या कहते हैं, राम मिलाए जोड़ी। हमारे पापा खोज कर लाए थे आपके लिए सास, बिल्कुल आपकी तरह, जिसके लिए उसका चेहरा और खूबसूरती सबसे ऊपर। यह कह वो जोर से हंस देता है और अनिकेत की बात सुन रिद्धिमा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है, जिस पर अनिकेत अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, और आपकी जो ये नई देवरानी है, कसम से क्या लग रही है, सीधा इस दिल में उतर गई। अनिकेत की बात सुनकर रिद्धिमा अनिकेत का चेहरा अपने हाथों में थाम दूसरी तरफ करते हुए कहती है, फिलहाल तुम्हारी वाली वो नहीं कोई और है। और फिर अनिकेत का चेहरा एक तरफ करके कहती है, तुम्हारी वाली वो है जिससे जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली है। तो अब तक जितनी भी तुम्हारी जिंदगी में आई हैं, सबको भूल जाओ और इसे याद रखो। फिलहाल की नजरें उस ओर पड़ते ही उसकी नजरें कुछ लड़कियों से घिरी मीरा पर जाती हैं। आज वो भी सजी हुई थी और काफी सुंदर दिख रही थी। अनिकेत की नजरें उस पर जाकर रुक गईं और फिर वो मीरा की ओर देखते हुए रिद्धिमा से पूछता है, वैसे आज आपकी ये ननद मुझे इतनी सुंदर क्यों लग रही है? आज तक तो नहीं लगी। कहना पड़ेगा सारी खूबसूरती आज आपके ही घर में है क्या? मन करता है कि दोनों को अपनी बाहों में भर लूं। और ये कह निकेत चुप हो जाता है, फिर थोड़ा रुक कर, वैसे दीदी, शादी से पहले इसके साथ शादीशुदा लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं ले सकता क्या? आज पहली बार लग रहा है कि शादी में इतने दिन क्यों बाकी बचे हैं। अनिकेत की बात सुनकर रिद्धिमा गुस्से से कहती है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लड़की देखी नहीं कि पागल हो जाते हो। और जरा अपने इस पागल दिल पर काबू रखो। ये मीरा है, मीरा, विहान सिंह राजावत की बहन मीरा सिंह राजावत, कोई राह चलती लड़की नहीं जिसके साथ तुम्हारा कुछ भी करने का मन हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये हरकतें हमें प्रॉब्लम में लेकर आ जाएं। रिद्धिमा अपनी बात कह वहां से चली गई और उसके जाने के बाद अनिकेत एक नज़र मीरा, जो कुछ मेहमानों के बीच खड़ी होकर हंस रही थी, उसे देखता है, तो एक नज़र राधिका की ओर, जिसके चेहरे से अब तक घूंघट हटा दिया गया था। अनिकेत अपने दिल की जगह मसलते हुए कहता है, होगा होगा, सब होगा, और बहुत जल्द होगा, और फिर चाह कर भी कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। पहले जरा अपनी होने वाली बीवी से तो मिल लिया जाए। यह कहते हुए वो मीरा की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ ध्यान इस वक्त एक बहुत अंधेरे कमरे में था, और वो कमरा इतना अंधेरे से भरा था कि मुश्किल से किसी को देखा जा सकता था। और तभी वहां किसी आदमी की एक हल्की सी आकृति नजर आई, और इसके साथ ही वहां एक पीली रोशनी, जो ऐसी थी कि मानो उसका होना ना होना एक समान। तभी एक रोशनी और जलती है जो सीधा उस आकृति के चेहरे पर पड़ती है, जिसके साथ ही किसी का चेहरा नजर आता है, और ये चेहरा किसी और का नहीं, बिहान का था। और बिहान के उस कमरे में आने के साथ ही एक लड़की की आवाज आती है, जो काफी दर्द से भरी और रोने वाली थी। मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे जाने दो। इस आवाज को सुनकर कोई भी कह सकता था कि आवाज कितनी दर्द से भरी है, मानो किसी को कितना दर्द सहना पड़ा होगा, तब जाकर ऐसी आवाज निकलती है। और इस आवाज के साथ बिहान की गुस्से से भरी चीख उस पूरे कमरे में गूंज पड़ती है। क्या कहा?
छोड़ दूं? तुम्हें छोड़ दूं? उसे छोड़ दूं जिसने मुझसे मेरी जिंदगी जीने की वजह को छीना है। तुम्हारे लिए जिंदगी और मौत इस कमरे में ही तय कर दी है। बस दिन गिनो कि मौत कब गले लगाती है। बयान का इतना कहना था कि वो लड़की दर्द भरी आवाज के साथ कहती है, अगर मौत ही देनी है तो क्यों नहीं देते? क्यों हर बार दर्द के बाद इलाज भी देते हो? एक बार में ही मार क्यों नहीं देते? उस लड़की के कहने के साथ बयान जोर से उस लड़की के जबड़ों को अपने हाथ से भींचते हुए कहता है, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जब खुद पर गुजरती है तो कितना दर्द होता है। ऐसा ही उसे भी हुआ होगा, ऐसे ही कुछ उसके भी शब्द होंगे, और इसलिए तुम्हें भी वही महसूस कराना चाहता हूँ जो उसने किया है। इसके साथ ही उस बंद कमरे का गेट एकदम से खुलता है, जिससे बयान की पकड़ उस लड़की पर से हट जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।